अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। तत्वार सूत्र में 10 प्रकार के वैयावृत्ति के स्थान बताए जो कि पात्रों की अपेक्षा से हैं। उसमें आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज, साधु, मनोज्ञ आदि आदि 10 प्रकार के हैं। यथा योग्य उनके स्वभाव के अनुसार दाता उनके वैयावृत्ति, उन्हें आहार और औषधोपचार आदि करते आए हैं आज तक अक्षुण्ण रूप से। इसके लिए उन्हें यह कर्तव्य बताया गया है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी उसमें शैक्ष एक शब्द आता है। शिक्षाशीलः शैक्ष, जो शिक्षा लेने में तत्पर है। देने में जो तत्पर है उसके लिए नहीं, लेने में जो तत्पर है उसको शैक्ष बोलते हैं। मराठी में और कर्नाटक में लगभग शिक्षा का अर्थ दंड होता है। किंतु वह इतना व्यापक नहीं, और यदि है तो उसमें भी हम यही देखना चाहेंगे कि जो दंड देता है और अच्छे ढंग से शिक्षा प्रदान करता है, वह शिक्षक भी आज के इस दिवस पर संयम के दिन आ गए। जिन्हों के यहाँ एक अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने वाला जैन ब्राह्मण के रूप में दीक्षित कराया जाता था पहले, आदि पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। कभी भी शिक्षकों के लिए वेतन देने का और लेने का प्रावधान नहीं था। अर्थकरी विद्या नहीं होती थी, और बालिका हो बालक हो उन्हें उनके योग्य है आरिका वगैरह थी, उनके पास बालिकाओं चली जाती थी, और मुनि महाराज होते हैं उनके पास बालक चले जाते थे। चाहे वह राजकुमार हो, मंत्री का वंश का हो, या और कोई सेठ और साहूकार हो। आज के रिवाज और उस समय रिवाज में बहुत अंतर आ गया। आज विदेश शिक्षा लेने के लिए होड़ लगी है। हमारे पास आ जाते हैं, महाराज इनको आशीर्वाद दे दो ताकि यह अच्छे ढंग से शिक्षा लेकर के आ सके। भैया मैं ये कैसे बोलूँगा कि हम आशीर्वाद नहीं दे सकते। किंतु हमारी भी एक सीमा है। वहाँ पर जाने के उपरांत यूं कहते हैं, यूं करने लग जाते हैं, गर्दन झुक गई, इसका अर्थ कठिनाई है। और जो व्यक्ति महाराज
इसके बारे में मैं स्वयं तैयार हो गया हूँ, हो गई हूँ। बालिका तो फिर भी निर्वाह कर लेगी, किंतु बालक लोग कैसे करेंगे? लेकिन कई बालक इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, आते हैं। शिक्षा, विदेशी शिक्षा किसी भी प्रकार से जैनियों के लिए मान्य नहीं है, क्योंकि उसके माध्यम से खान पीन, रहन सहन, संस्कार आदि सारे के सारे समाप्त प्राय हो जाते हैं। तो उस समय जिनसेन स्वामी ने ये व्यवस्था दी है, यद्यपि ये प्राचीन व्यवस्था ही होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने महापुराण में इस प्रकार का एक स्थान दिया, उसमें इसका उल्लेख किया। गुरुजी कहते थे, देखो ब्राह्मण बनाए जाते हैं और वे जीवन के आदि से या गर्भ से, जन्म से नहीं रहते। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है ब्राह्मणों के बारे में। ब्रह्मणि आत्मनि येषां चर्या ते ब्रह्मचारिणः, जिनकी चर्या ब्रह्म आत्मा में होती है। आत्मा की बात ही आज विदेशी शिक्षा में आती है। अध्यात्म का आज लोप प्राय करके विदेशों में तो हो ही गया है, किंतु स्थानीय देशों में भी, प्रदेशों में भी इसको नामो निशान नहीं मिल रही। श्रीमान तो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कैसे भी हो, हमारा लड़का विदेश में ही पढ़ेगा। कोई बात नहीं, विदेश में पढ़ाओ, कुछ विशेष देश हो तो पढ़ाओ। कोई विशेष देश तो है ही नहीं, वहां पर भेज करके आप इस परंपरा को तोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों का ये कहना है, अभिभावकों का, महाराज सब लोग जो कर रहे हैं, सब लोगों के साथ आप भी है क्या? देख लो, आपको तो कर्तव्य था कि सब लोगों को आप अपनी ओर आकृष्ट करते। शिक्षा लेने में कोई बाधा नहीं, लेकिन कौन सी शिक्षा देना है और कितना देना है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे औषध का सेवन पान करना ये ठीक आवश्यक है, लेकिन वह अपत्य का रूप धारण कर रहा है और वह अहिंसा का विरोध सिद्ध कर रहा है और वह पैसे लूटने के लिए हो रहा है। बुरा नहीं मानना, अन्यथा नहीं लेना। आज सब व्यवसायीकरण, शिक्षा और चिकित्सा, दोनों में यदि नहीं हुआ तो हमें बता देना। इस लाइन में आप लोग भी हैं, इसको देख करके बहुत ही खेद जैसा होता है, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं दिख रहा है। हमने कहा कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह इसलिए रखा, ये लोग तो पूरी परिग्रह, पूरे आरंभ के साथ रहते हैं, किंतु जैन ब्राह्मण जो होगा वह केवल इन लोगों की शिक्षा और दीक्षा इस प्रकार वह करेगा जिसके द्वारा ये जीवन में औरों को भी तैयार कर सके। यह परंपरा अक्षुण्य बनी रहना चाहिए। जिस प्रकार दीक्षा लेना अनिवार्य है, उसी प्रकार शिक्षा और चिकित्सा
इन दोनों के संस्कार भी आप लोगों के कुटुंब में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह सोच करके ही इस प्रकार के व्यवस्था हम लोगों को दी है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी यहाँ पर थे। इतिहास के पन्नों को उठाने से देखने में मिलता है कितना बड़ा यह भारत राष्ट्र है और वह देश विदेशों को सब लोगों के लिए निमंत्रण देता था और यहाँ पर उच्च शिक्षा और चिकित्सा आयुर्वेद के भी बारे में और शिक्षा के बारे में भी यहाँ पर एक धाक था, किंतु आज वह नहीं के बराबर रह गया। यही एक प्रकार से आर्यखंड से उस आर्यखंड को म्लेच्छ खंड बनाने के विधियां हैं। ये आर्याम लेचा से कहा था और कुछ नहीं होता। अर्यते अर्यन्ते गुण ही इति आर्य है। जो गुणों के द्वारा एक प्रकार से उपदिष्ट होता है उनको आर्य बोलते हैं। इसी प्रकार मेच भी कैसे आर्य बनते थे इसके प्रयोग भी इसमें विद्यमान है। आर्यते गुणवद्भिर्वा इति आर्य, जो गुणवानों के साथ रहता है वह भी आर्य बनता है, म्लेच्छ नहीं बनता। इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन में कितनी विशालता थी, उदारता थी, कर्मठता थी। आज भी इसको यदि जीवित रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। आप यदि शिक्षकों को, मुझे कहा गया महाराज हम क्या कहें, हम क्या करें, ऐसा कोई पाठ हमें दे दो। तो पढ़ा लिखा था वो लड़का, ऐसे 3-4 तो आ ही जाते हैं हमारे पास, कहीं न कहीं से आ ही जाते। तो उनको मैं कहता हूँ देखो, आदर्श शिक्षक जब तक नहीं बनाओगे, आदर्श शिक्षिकाओं का निर्माण जब तक आप लोग नहीं करोगे, आप अपने विद्यालय चलाओगे कैसे? महाराज आशीर्वाद दे दो, हम विद्यालय खोलना चाहते हैं, आओ। कैसे चलाओगे उसको? क्या पहिया है जो चल जाए? सबसे ज्यादा शिक्षा संस्थाएं और आयुर्वेद के चिकित्सालय भारत में जैनियों ने ही खोला था। ये इतिहास है। इसको हम एकदम इस प्रकार प्रशंसा के रूप में नहीं लेंगे। यह एक प्रकार से सही है और श्रेष्ठ है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए आयुर्वेद ये एक अहिंसा का सूत्र है। यदि आयुर्वेद के ग्रंथों का पारायण हो गया, समझ लो जो कोई भी इसका पारायण करेगा निश्चित रूप से उसको अहिंसा का एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि वह आहार को भी सुधारेगा। क्योंकि चिकित्सा का अर्थ ये नहीं है कि केवल औषधि औषध होता, और औषध का अर्थ यही नहीं है, यही जो आपके हर्बल जो उसको बोलते हैं काष्टिक आदि, ये नहीं है। औषध का अर्थ जो शरीर का संशोधित करके मन को भी पवित्र करा सके, उसका नाम औषध है। और वह आयुर्वेद के अलावा अन्यत्र कहीं भी नहीं। आयुर्वेद का यह प्रचार प्रसार अन्य देशों में भी हुआ है, आज तक उसके इतिहास के पन्ने मिल रहे हैं। और इन दो जो कोरोना के माध्यम से निमित्त से जो यह एक प्रकार से तहलका मच गया, इसमें
वह आयुर्वेद के लिए एक प्रकार से दीपक का काम कर गया। हर एक व्यक्ति कहने लगा ये कहाँ रखा गया था, आयुर्वेद के सिद्धांत कहाँ रखा गया था। तो आचार्य अकलम कहते हैं अकाल मृत्यु के प्रदूषणार्थम विनाशार्थम, अकाल मरण को दूर करने के लिए, उसको फेंक करके उखाड़ने के कोई भी शास्त्र है तो आयुर्वेद शास्त्र है। आचार्य समंतभद्र, आचार्य पूजपाद, आचार्य दुर्गाचार्य जो कल्याणकारक के हैं, संपादक उग्रारी, और इतना ही नहीं लिस्ट समुच्चय आदि, ये सभी ग्रंथ आयुर्वेद ने चिकित्सा के पद्धति को और आगे बढ़ाने में शिक्षक का आज भी काम कर रहे हैं। आज आप लोग इस ओर दृष्टि नहीं रख रहे हैं, आप कर रहिए। यदि अन्यत्र औषध की पद्धति यहाँ से ज्यादा अच्छी है, जाइए, कोई वादा नहीं, बिगड़ करके नहीं आना चाहिए, ध्यान रखो। हाँ, आप वहां से अनुभव लेकर के आइए, और वह यदि काम में का नहीं है, वह काम का नहीं है, तो उससे अच्छा यही है आप यहीं पर तैयार कर लीजिए। तो है ही नहीं, इसलिए तो आप ये लोग ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसे। हाँ, आप ही लोग कर रहे हैं। आप लोगों के लिए शिक्षा बाहर से मिलेगी, आप लोगों के लिए औषधोपचार अमेरिका, नहीं समझे? हाँ, ये पेटेंट है अमेरिका। और भले ही वह उसकी चिकित्सा सही करता है या नहीं करता है, इसको कोई भी पूछता नहीं। अब बहुत सारी परंपरा वहां पर बिगड़ी हुई है, उसको स्वीकार कर रहा है अमेरिका, और भारत के इस पद्धति को उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा इसकी की है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग दूर दूर से आए हो और इसलिए भूल न जाना, यहाँ से ले जा करके वहां पर भी वितरित करना। अमेरिका ने ये कहा है, चिकित्सा के साथ यदि हम सोचते हैं और शिक्षा के साथ यदि हम सोचते हैं, इसमें अर्वाचीनता और प्राचीनता किस देश में है, स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय इतिहास में यदि विश्व के इतिहास के साथ जोड़ करके अध्ययन करते हैं तो आज भी वह भारत की भाषा हिंदी और उसके इतिहास और उसमें आए हुए चिकित्सा ग्रंथों का एक साथ अध्ययन के लिए 40 या 45 विश्वविद्यालयों को तैयार किया है अमेरिका ने। 40 या 45 सही। ये सोचिए, भारत इसके बारे में सोच नहीं रहा। हाँ, सर्वप्रथम 2 चरण बनाए हैं, 150 करोड़ रुपए एक किस्त में वो लगाएगा, और शेष जो है रकम वो पूरे पेट दूसरे में कर देगा। इस प्रकार 450 करोड़ रुपयों का व्यय अमेरिका आप लोगों के कहे बिना भी कर रहा है। हाँ, अनेक विश्वविद्यालय में वहां पर हिंदी का अध्ययन, हिंदी में शोध, हिंदी में व्याकरण, अन्य भाषाओं की उन्नति के लिए भी यह हिंदीकरण कितना श्रेष्ठ है, इसका उन्होंने अपने इस योजना में रखा है। अब सोचिए, विचार करिए, इसमें कोई जैन सिद्धांत से मतलब नहीं है, न वैदिक सिद्धांत से मतलब है, जिसके द्वारा मानव मात्र की, पशु पक्षियों की तक
आयुर्वेद में पशु चिकित्सा और पक्षियों की चिकित्सा और मनुष्यों की जो चिकित्सा है ही, किंतु उसके साथ साथ भूतों की भी चिकित्सा बताई गई है। हाँ, दोबारा कहूं, आप लोगों को कैसा भूत लग गया ये समझ में नहीं आता है। हाँ, विदेशी भूत है, देशी हो तो फिर भी ठीक है। इसलिए लाखों के गुरुकुल यहां पर चलते थे, न गुरु रहे न कुल रहा, कुछ भी नहीं रहा, कोई भी पाठ्यक्रम नहीं रहा। 70 वर्ष हो गए भारत को स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए, लेकिन अभी तक शिक्षा नीति के बारे में कोई विस्तृत रूप से चर्चा न हुई है। अब थोड़े बहुत चर्चा का विषय बन रहा है। ये भी एक हम लोगों का सौभाग्य है। यदि यह जन्म होता है इस प्रकार नीतियों का, तो अवश्य ही भारत का पुनरुत्थान हो सकता है। भारत का पुनरुत्थान ही क्यों कह रहे महाराज? भारत से क्यों बोलते हैं आप? सुनो, जिसके होने से विश्व में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी, जिसके होने से विश्व में कभी भी रोग नहीं आएंगे, जिसके कहने से सारे दिमाग भी ठीक ठाक होंगे, उस देश की चिंता करना भी परम आवश्यक है। इसलिए हम कहते हैं इंडिया छोड़ो, भारत लौटाओ। क्योंकि अमेरिका जैसे इतनी बड़ी रकम राशि का व्यय करने के लिए तैयार, वो कहां पर तैयार है? तो अपने ही देश में कर रहा है, लेकिन भारत से सारी सामग्री वह मंगाना ले जाना प्रारंभ कर दिया, और इसमें भारत बहुत उत्साहित हो रहा। इससे नहीं, आपको अवश्य ही अपने यहाँ काम करना चाहिए था। जो अमेरिका ही क्यों, अनेक राष्ट्र पूर्ववत यहाँ पर आ सके और अध्ययन कर सके। 3-4 वर्ष हो गए होंगे, एक दान, यूं कह दो दान के एक खुराक ही है वो। ऐसे कोई थे जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, अनिल अग्रवाल। हाँ, उन्होंने इस प्रकार का एक संकेत भारत को दे दिया था कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा स्थान बनाया जाए जिसके द्वारा कम से कम भी उनका वह 1.5 खरब का राशि का व्यय करने का निश्चय था। लेकिन उसका क्या हुआ बाद में हमें ज्ञात नहीं था। इससे भी बढ़कर के वह राशि थी। इसलिए जो व्यक्ति तज्ञ है, जानकार है, संस्कारित है, तो निश्चित रूप से देश ही नहीं विश्व को भी वह कल्याण के मार्ग पर लगा सकता है। इसमें कोई संदेह का विषय ही नहीं। तो वहां पर मैं ये कह रहा था कि आदि पुराण में इनको ब्राह्मण जाति का घोषित किया उन्होंने, तो इसमें महिलाएं भी रहेंगी और शिक्षक शिक्षिका दोनों रहेंगे। अब यह अपने संसार को सुशिक्षित करने का प्रतिज्ञा लेकर के कटिबद्ध होंगे, लेकिन अभी यह स्वप्न मात्र है। किंतु ध्यान रखो, स्वप्न भी यदि आता है तो स्वप्न को साकार भी बनाया जा सकता है। जैसे माता पिता जो तीर्थंकरों के माँ को 16 स्वप्न
आए तो बच्चा आया और वह साकार, मां के सपनों को साकार करने के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है। किसी भी तीर्थंकरों को स्वप्न नहीं आते, नहीं समझे। और आज तक बहुत सारे शिक्षिका शिक्षक है, लेकिन एक ही माता पिता रहेंगे जो इस प्रकार के सपनों का अर्थ सुनेंगे और पति जो है उसके अर्थ खोल करके देंगे। हर एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति यह नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों को जो धन यदि मिला है, संपदा यदि मिली है, बुद्धि प्रतिभा यदि मिली है, उन दोनों का, तीनों का, सबको का सही सही उपयोग करो। आहार ही औषध है, ऐसा यदि कोई नारा लगाता है तो केवल आयुर्वेद है। औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। औषध को हमें आवश्यकता याद ही नहीं करना है। रोटी, दाल आदि आदि अमेरिका ने अभी अभी एक घोषणा अभियान के रूप में किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये घोषणा यहाँ पर होना चाहिए थी, लेकिन यहाँ नहीं, वहां पर अभियान चालू किया। इसमें और कुछ नहीं था, उसमें ये कहा इन इन रोगों से यदि छुटकारा पाना चाहते हो तो गेहूं का त्याग कर दो। महाराज गेहूं के बिना तो हम खाएं क्या? आप लोग अपने बाप या दादाजी वगैरह है उनको पूछ लो, गेहूं को कोई पूछता ही नहीं था। हाँ, यहाँ पर कोई खाता नहीं था। राजस्थान में तो बाजरा, हाँ, ज्वार, मक्का और खिचड़ा। खिचड़ा ये पुल्लिंग है महाराज, और खिचड़ी ये स्त्रीलिंग है। नहीं समझे? हाँ, मोटी दलिया और छोटी दलिया। हाँ, और उसमें उन्होंने ये कहा कि यह मोटा धान्य है, बाजरा, ज्वार, मक्का और वो कौन सा, जौ। हाँ, जौ। और वह जौ के साथ साथ बाजरा को मिला सकते हो, जौ के साथ साथ ज्वार को मिला सकते हो, जौ के साथ साथ मक्के को मिला सकते हो, जौ के साथ साथ रागी मिला सकते हो। इस प्रकार यह उसका संपर्क रख करके एक दूसरे से मिश्रण करने से ये कैल्शियम तो अच्छी मात्रा में है, लेकिन उनका ये कहना था कभी भी आपको पेट संबंधी रोग होंगे ही नहीं, क्योंकि ये मोटे धान्य हैं। ये मैदा खा करके आप जो मोटे हो रहे हो, हाँ, इसको छोड़ दो। नहीं तो उनका कहना है भारत में 80% गेहूं का सेवन होना प्रारंभ हो चुका है, 20% ही बचा हुआ है। और इन्होंने कहा ये सारे किडनी का है, शुगर का है और बीपी है, वो है, ये है, जितने भी प्राय करके रोग हैं, हार्ट अटैक वगैरह, ये सारे के सारे उस गेहूं के कारण हो रहे हैं। मोटापा इसमें एक रामबाण है। रामबाण अब तो कहीं मिलता ही नहीं, रावण बाण तो बहुत मिलते हैं। क्या कहे हम? आज चूंकि तो मैं भी संयम के साथ बोल रहा हूं ताकि आप सुन सके और सुन करके अन्यत्र भी जाकर के कह सके।
तो आदर्श शिक्षक और शिक्षकों का संकल्प बनाने का संकल्प कितने व्यक्ति को है मुझे बताओ। और उनमें सर्वप्रथम अपने बच्चे और बच्चियों को तैयार करना चाहिए। यही से मंगलाचरण करो। बुंदेलखंड में हमें बहुत ये स्थान ढूंढते ढूंढते महाभारत का जो युद्ध हुआ है ये कहाँ पर होगा, महाभारत का युद्ध, इसके लिए बहुत गवेषणा हुई थी। तब बाद में वहां मालूम पड़ा कि हाँ यहाँ पर होना चाहिए। उसी प्रकार हमने भी सोचा इस अभियान को यदि रूप दिया जा सकता है तो बुंदेलखंड में हो सकता है। इसी प्रकार इस प्रकार के भी जो स्थान है, परिसर है, इनमें ही हो सकता है। गरीब और अमीर से कोई शिक्षा का और चिकित्सा का संबंध नहीं है। हाँ बहुत अच्छा है, यदि अच्छे रईस में व्यक्ति इस ओर आता है उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर भी पड़ सकता है और पढ़ना चाहिए। इसलिए चुन चुन करके यदि आप इन बीजों का रोपण करते हैं तो फिर वह दिन दूर नहीं है कि अमेरिका इस भारत से प्रभावित ना हो। वह अभी भी भारत से प्रभावित ही है, क्योंकि वो चाहता है। और अनेक श्रीमान जो विश्व में हैं उनके पास भी संपत्ति प्रभुत है, अटूट है। वो कहाँ लगाए इसकी गवेषणा कर रहे हैं। तो हाँ हम करवाए कि आप करने के लिए तैयार है तो हम आशीर्वाद देते। क्योंकि यह कदम तो उठाना ही पड़ेगा, आज नहीं कल तो कल कहने की अपेक्षा से आज करो ना। हाँ इस संपदा का आखिर यदि दुरुपयोग करना चाहो तो दुरुपयोग करो। बहुवारम परिगतम सुबह कही दिया, ये छूट नहीं सकता। अरे उसका यदि वितरण होगा तो कितना हित होगा। भारत भारत नहीं विश्व गुरु कहलाता था भारत, ये पुनः वही आ जाएगा। कल के यदि आपको याद रखना है तो पुनः आप चालू कर दो, नहीं है तो इससे कुछ होने वाला नहीं। कब क्या होने वाला ये भी मालूम नहीं है। गवर्नमेंट भी कह रहे हैं भैया आप लोगों को चलाना हम लोगों का कुव्वत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के भरोसे पर हम चल रहे हैं। ये कहते हो, इसलिए ऐसा मत करो, एक बार तैयार हो जाओ। तो आदर्श शिक्षक और शिक्षिका बनाने की पद्धति पहले रहती थी और उसके परिणाम ये निकलते थे 16 विषयों के ऊपर। एक प्रकार से प्रत्येक विषय में एमए तक जिसको आचार्य बना देते थे उस वहां तक चला जाता था। और आज विदेशी शिक्षा एमए इत्यादि पढ़ करके आते हैं, न स्वयं दूसरे को पढ़ा सकते हैं न ही उसका कोई पसंद करेगा। पुनः वो वहीं से आए हैं, हमने पहले कहा था, पुनः वहीं पर हम रहना चाहते हैं। आप मना भी कर दो तो हमारी नागरिकता तो वहीं पर पक्की हो चुकी है। इसलिए यदि अपने बच्चों को बेचना चाहते हो तो देख लो। हाँ यह अच्छा नहीं लगेगा आपको। और कौन सा बेचना है मुझे बताओ ना। तो अपने आप ही बिकते चले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल पैकेज। हाँ ये ऐसे पैक है पैकेज, पता नहीं लग रहा है कि इसमें कितना क्या भरा हुआ है। बस इसके लिए जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, भारतीय व्यक्ति कुछ सोचता भी है, वो लौट करके भी आ रहे।
बेंगलोर से लौट करके आ रहे हैं बच्चे, हमारे पास आते हैं, पूना से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बनारस से आते हैं और कानपुर इत्यादि के साथ से आते हैं अच्छे अच्छे बच्चे। अब ये चालू हो गया है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जो शिक्षा पद्धति है वही हम अपने बच्चों को देंगे। बच्चों की शिक्षा भी वो रोक रहे हैं, बेटा अपने को घर में ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बस बाहर का नहीं पढ़ना है, यहीं पर सब पढ़ लो, हम बता देंगे सब। इस प्रकार यहाँ पर अतीत का इतिहास था, अब संयम का दिन है। हम धन और कोई चीज को लेकर के अपने संयम को न खोएं और मन के ऊपर लगाम लगाएं।